गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। इससे पहले जो हम सीख चुके हैं एक लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। इस केस में अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होने चाहिए, और जो बराबर वैल्यू होती है वही जो है उस फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट कहलाती है। इससे एक कदम आगे बढ़ें तो कंटिन्यूटी आती है। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और डायरेक्ट वैल्यू भी लिमिट के बराबर आनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, उसके साथ साथ डायरेक्ट वैल्यू उस पॉइंट पर फंक्शन की भी उन्हीं के बराबर होनी चाहिए। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो हम कह देते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। अब इसके बाद एक स्टेप और आगे जाते हैं, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन। माने ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है कि नहीं है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहले तो हम समझ लेंगे कि उसमें हमें करना क्या है। डेरिवेटिव की एक डेफिनेशंस है। उस डेरिवेटिव में अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर भी है। और ये कब यूज होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, जब फंक्शन किसी पॉइंट के अराउंड चेंज हो रहा हो, बदल रहा हो। तो जैसे इसमें देखिए और कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं। इसमें देखिए लेट फंक्शन एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड एंड ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी। इसका मतलब दोनों फंक्शन रियल वैल्यूड हैं और उनके पॉइंट सी के अराउंड पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल भी हैं। तो क्या होगा, देन सम ऑफ द फंक्शन, अगर हम उन दोनों फंक्शन को प्लस करें, उनका डिफरेंस करें, उनको मल्टीप्लाई करें, उनको डिवाइड करें एक दूसरे से, बशर्ते डिनोमिनेटर में डायरेक्ट वैल्यू रखने पर ज़ीरो ना आए, तो ये जो सम है एफ प्लस जी, डिफरेंस एफ माइनस जी, प्रोडक्ट एफ इंटू जी एंड डिवीजन एफ अपॉन जी आर ऑल्सो differentiable at point C. It means if two functions f and g are differentiable at a real number C, then their sum, their difference, their product and their division are also differentiable at that point. Second, let f and g are two real valued functions, valued and differentiable functions such that composition FOG is defined. FOG means composition. जैसे हम लेते हैं f फंक्शन a to b एंड g फंक्शन b to c, तो अगर FOG डिफाइंड हो रहा है कंपोजिशन, तो उसका अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल थे तो FOG भी डिफरेंशिएबल होगा। तीसरी, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट then it is also continuous at that point, but converse may not be true. Means every differentiable function is continuous, but every continuous function may not be differentiable. It is the property. इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं मॉडुलस ऑफ फंक्शन। मॉडुलस ऑफ फंक्शंस आर कंटिन्यूस एट इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मीन्स जहाँ पे ये मॉडुलस जीरो हो रहा हो, उससे जो वैल्यू आएगी उसको हम इसका क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूस एट द क्रिटिकल पॉइंट्स बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। जैसे फंक्शन एफ एक्स हमने लिया, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें देखिए मॉडुलस एक्स
अगर हम फंक्शनल वैल्यू देखें तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 0 के अराउंड फंक्शन चेंज हो रहा था। लेस देन 0 पे फंक्शन रहा होगा माइनस एक्स, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये रहा होगा एक्स। तो इस तरह 0 के अराउंड फंक्शन बदलता है, मॉडुलस ऑफ फंक्शन। तो ये इट इज कंटिन्यूस एट पॉइंट 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0। सिमिलरली इफ एफ एक्स इज मॉड एक्स माइनस 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट हुआ 2, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी। 2 पर ये कंटिन्यूस होता है लेकिन 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। ऐसे ही तीसरा फंक्शन अगर हम ले लें एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 प्लस मॉड एक्स माइनस 2, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स दो होंगे। एक तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखने पे एक्स इक्वल टू 3 आएगा, और दूसरा एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखने पे एक्स इज इक्वल टू 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा। इस तरह से 2 और 3 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हुए। हम देखते हैं ये कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो इसमें हम मिलता है कि ये दोनों फंक्शन ये फंक्शन इन दोनों पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पर ये कंटिन्यूस होता है लेकिन ये इन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। इस तरीके से कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किन पॉइंट फंक्शन में बताइए कि किन पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है या डिफरेंशिएबल है, इसको चेक करना। इसमें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 एंड एक्स इक्वल टू माइनस एट एक्स इक्वल टू इसके इनके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हुए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 1 होगा, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखने पे x इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 और 1 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हुए। इसके अराउंड हमें इसको चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग ले लें। मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू minus x minus 1 means it will be negative if x minus 1 less than 0 means x is less than 1, और इसकी वैल्यू x माइनस 1 होगी, मैंने पॉजिटिव होगी जब x माइनस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर इक्वल टू 1। इसी तरीके से मॉड x प्लस 1 ये फंक्शन नेगेटिव कब रहा होगा, माइनस एक्स प्लस 1 होगा जब x प्लस 1 की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो x प्लस 1 लेस देन 0 मीन्स x लेस देन माइनस 1, राइट हैंड साइड में 1 ले जाएंगे तो लेस देन माइनस 1। इसी तरीके से ये फंक्शन पॉजिटिव रहा होगा x प्लस 1, एक्स प्लस 1 पॉजिटिव कब होगा जब इसकी वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। तो x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 से और x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इसमें x इक्वल ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास फंक्शन के अलग अलग फॉर्म आ गए 1 और माइनस 1 के अराउंड। अब हम एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स प्लस 1 इसको देखेंगे। कब देखेंगे कि जब ये x लेस देन माइनस 1 हो। तो x लेस देन माइनस 1 पे मॉड x माइनस 1 की वैल्यू माइनस 1, x लेस देन माइनस 1 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव है, मॉड x माइनस 1 नेगेटिव माइनस x माइनस 1, और x की वैल्यू लेस देन माइनस 1 पर ये मॉड x प्लस 1 भी नेगेटिव होगा। ये हो गया माइनस x प्लस 1। इन दोनों को कैलकुलेट करें तो देखते हैं माइनस 2x इसका रिजल्ट आता है। अब देखेंगे हम माइनस 1 और 1 के बीच x अगर है उस समय ये मॉड x माइनस 1 क्या है, मॉड x प्लस 1 क्या है। तो माइनस 1 से बड़ा है x, तो माइनस 1 से बड़ा x होने पर
मॉड x प्लस वन क्या था? मॉड x प्लस वन -1 से बड़ा होने पर माइनस x माइनस वन है, प्लस और x प्लस वन मॉड क्या है? प्लस x प्लस वन है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो x कैंसिल होकर के इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो जब ये -1 और 1 के बीच लाई करेगा x, तो उस समय फंक्शन की वैल्यू टोटलिटी में 2 आई। इसी तरीके से x ग्रेटर इक्वल टू 1, ग्रेटर इक्वल टू 1 मीन्स 1 से बड़ा हो, उस समय फंक्शन क्या रहा होगा? तो मॉड x प्लस वन उस समय क्या रहा होगा? तो मॉड x प्लस वन सॉरी मॉड x माइनस वन उस समय क्या रहा होगा? तो ग्रेटर इक्वल टू 1 पे ये x माइनस वन ही था, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू 1 पे ये x माइनस वन है। और ग्रेटर इक्वल टू 1 पे मॉड x प्लस वन क्या रहा होगा? तो मॉड x प्लस वन -1 से बड़ा x जो है -1 से बड़ा होने पर x प्लस वन है, तो x अगर 1 से बड़ा हुआ तो ये x प्लस वन ही होगा। इट मीन्स इट विल बी x माइनस वन प्लस x प्लस वन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2x रिजल्ट आए। इस तरीके से हमारे पास फंक्शनल वैल्यू बन गई। अब इनमें हमें देख LHD और RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इसकी डेफिनेशन में आप जाएंगे। किसके अराउंड हम ले रहे हैं? पहले -1 के, x इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन कहती है एल एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन होल अपॉन माइनस एच। वैल्यू रखेंगे लिमिट एस टेंड टू 0 एफ of c, here c is -1, तो -1 माइनस एच माइनस एफ -1 अपॉन माइनस एच। यहाँ c जो है -1 का काम, c का काम -1 करेगा। तो वैल्यू रखेंगे लिमिट एस टेंड टू -1, तो माइनस, अब देखिए -1 माइनस एच माने -1 से लेस, और -1 से लेस पर वैल्यू जो है -2x थी, तो यहाँ पे -2 -1 माइनस एच आ जाएगी, क्योंकि f -1 माइनस एच है, तो उसकी वैल्यू -2x है, तो -2 -1 माइनस एच आ जाएगी। माइनस f -1, f -1 मीन्स -1 पर फंक्शनल वैल्यू कितनी होगी? तो वो 2 थी, तो दिस इज 2। तो इस तरीके से होल अपॉन माइनस एच, ये नीचे चला गया, ये होल अपॉन माइनस एच इसी साइड है, इसको ध्यान में रखना है। इसको जब हम ओपन करेंगे, लिमिट एस टेंड टू 0 कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास -2h अपॉन माइनस एच आता है। एच कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कैंसिल हुआ, 2, इसका रिजल्ट आया 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका 2 हुआ। Similarly, we can check right hand derivative. Right hand derivative r f dash c is equal to limit s tend to 0 f c plus h minus f c upon h. This is equal to limit s tend to 0 f and c की जगह -1, तो -1 plus h minus f c f -1 whole upon h. लिमिट s tend to 0, और इस पे चेक किया जाएगा कि लिमिट -1 प्लस एच -1 से बड़ी, तो -1 से बड़े होने पर उसकी वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू कितनी थी? तो -1 से बड़ा होने पर फंक्शनल वैल्यू 2 है, और -1 उस पर भी, -1 पर भी 2 है, तो f -1 भी 2 है, तो 2 - 2 अपॉन एच, तो 2 - 2 मीन्स 0, 0 अपॉन एच, दिस इज 0। तो इस तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस फॉर x इज इक्वल टू 1। यू कैन ट्राई इट नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, does there exists a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly one point? हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़े। मॉडुलस फंक्शन में
अगर वो सिंगल फंक्शन है तो 1 पॉइंट के अराउंड डिफरेंशिएबल नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड। अगर उसमें 2 मॉडुलस फंक्शन ऐड होते हैं तो 2 मॉडुलस फंक्शन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स के अराउंड वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूस तो होगा क्योंकि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो हमने एग्जाम्पल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, it is continuous at x is equal to 1 but not differentiable at x is equal to 1. Similarly, if we take fx is equal to mod x minus 1 plus mod x plus 1, it is continuous at 2 critical points. There are 2 critical points in this, x is equal to 1 and x equal to minus 1. So x equal to 1 and x equal to minus 1, it will be continuous at these points but not differentiable at this point. As we take above example, we can try and can show it. Now something about greatest integer function. A greatest integer function fx is the integer not exceeding x. ये x के इसकी वैल्यू इंटीजर वैल्यू होती है जो x से ग्रेटर नहीं होती। जैसे आपको लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2, तो 0.2 तो इसका इंटीजर वैल्यू 0 होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0। एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 में इंटीजर कौन आएगा, इसकी इंटीजर वैल्यू 1 हो जाएगी। ग्रेटर इंटीजर वैल्यू 2.5, इसकी ग्रेटर इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। और ग्रेटर इंटीजर वैल्यू -2.5, तो -2.5 में से लेस इंटीजर देखेंगे तो -2.5 से लेस इंटीजर जो है वो -3 है, तो उस समय उसकी वैल्यू -3 होगी। इसका मतलब वो लेस इंटीजर को डिनोट करता है। लेकिन अगर इंटीजर वैल्यू जैसे ग्रेटर इंटीजर वैल्यू 2 है, तो 2 इंटीजर है तो इसकी ग्रेटर इंटीजर वैल्यू 2 ही होगी। माने जब इंटीजर की ग्रेटर इंटीजर वैल्यू लेंगे तो वो तो 2 होगी, ओ सॉरी सेम नंबर होगी। और अगर फ्रैक्शन में लेंगे तो उससे लेस इंटीजर उसकी वैल्यू होती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम कुछ डेरिवेटिव फार्मूले जो हमने 11th क्लास में सीखे हैं उनके बारे में जानेंगे। d/dx ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। इस तरह d/dx ऑफ sin x दैट इज cos x, d/dx ऑफ cos x दैट इज माइनस sin x, d/dx ऑफ tan x दैट इज sec स्क्वायर x, d/dx ऑफ cot x दैट इज माइनस cos x स्क्वायर x, d/dx ऑफ sec x दैट इज sec x tan x, d/dx of cos x minus cos x cot x, d/dx of e power x is differentiation of e power x is e power x. There the variable is x. Now in this class we have composite functions. composite function का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, उसमें चेन रूल अप्लाई होती है, ध्यान रखना है। तो पहला है जैसे d/dx ऑफ नंबर, सिंगल नंबर है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। इसी तरीके से d/dx ऑफ x पावर n, ये हमने अब पढ़ लिया, n x पावर n माइनस, d/dx ऑफ log x log के बारे में जानेंगे, तो d/dx ऑफ log x की वैल्यू 1/x होती है। इसको d/dx ऑफ log x, अगर log लिखा है तो पहले हम log का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, फिर डिफरेंशिएशन लेंगे किसका, x का। ये चेन है, पहले log के हिसाब से डिफरेंशिएशन हुआ 1/x हुआ, फिर x के इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx/dx 1 हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1/x हुआ। जैसे आपको नेक्स्ट में दिया d/dx को log f दिया हुआ, तो log का डिफरेंशिएशन हमेशा 1/ फंक्शन हो जाता है, तो 1/ फंक्शन होगा। लेकिन फंक्शन के भी फिर डिफरेंशिएशन करना होगा, तो 1/f d/dx ऑफ f निकालना पड़ेगा। ऐसे d/dx e पावर x ये हम जान चुके हैं। d/dx e पावर फंक्शन है सपोज, तो इसका मतलब e पावर के हिसाब से पहले चेक करेंगे, तो e पावर
का आंसर जैसे डी अपॉन डी ई पावर एक्स का वैल्यू ई पावर एक्स आती है, इसलिए डी अपॉन डी ई पावर एफ की वैल्यू ई पावर एफ आएगी। लेकिन ये एफ फंक्शन दूसरा है, तो इसलिए इसका इनटू इसका डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता अगर, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता। क्यों? क्योंकि एक्स डी एक्स है नीचे, तो उसी का फंक्शन एक्स है। तो अगर डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे तो वो तो कॉस एक्स आएगा। लेकिन अगर डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन फंक्शन करेंगे तो पहले तो साइन के हिसाब से देखेंगे तो कॉस एफ लिख देंगे, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे एफ जो है वो डिफरेंट फंक्शन है, तो इसलिए डी इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ भी हमें करना होगा। इस तरह से डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन पावर एफ एक्स है, यहाँ पे एक्स हट गया है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन पावर एफ है, एक्स है। तो इसका मतलब पहले हमें पावर के हिसाब से करना। पावर क्या कहती है? एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पे एन माने सॉरी डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन पावर एन एक्स इसको होना था, एन एफ साइन पावर एन एफ इसको होना था। तो इस तरीके से ये बनता एन साइन पावर एन माइनस वन एक्स इंटू डी अपॉन डी एफ ऑफ डी एक्स ऑफ साइन एफ। यहाँ ये फंक्शन गड़बड़ हो रखा है, ये है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन पावर एन एफ। तो ये बनेगा एन साइन पावर एन माइनस वन एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एफ। ये आगे का थोड़ा मिसप्रिंट है कॉस एफ, फिर आगे बढ़ेगा ये, तो इसको ढंग से समझना है। नाइन्थ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी एफ, माने कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ कर लेंगे। ऐसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एफ है माना, तो अंडर रूट एफ मैंने पावर हाफ, तो हाफ नीचे अंडर रूट एफ आ जाएगा, पावर के हिसाब से आप कर सकते हैं। और डी अपॉन डी एफ ऑफ डी एक्स ऑफ एफ करना होगा। यही चेन रूल है, जो फंक्शन आगे उसके साथ अटैच होता है उसका फिर डिफरेंशिएशन आगे को हमें करके मल्टीप्लाई करना होता है। अब कुछ अलजेब्रा और डेरिवेटिव्स हैं, जैसे सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज, हाउ विल यू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन? तो क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी। दूसरा डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू माइनस वी है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी कर देंगे। तीसरा डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू भी है मल्टीप्लाई में, इसको कर देंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ इंटू सॉरी डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू भी इज इक्वल टू यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू कर देंगे। ऐसे ही तीसरा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, इसमें क्या करते हैं, नीचे वी का स्क्वायर कर देंगे, न्यूमरेटर में वी डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी करके। इसी तरह ये सब 11th क्लास के फॉर्मूले हैं, इनको रिकॉल करना है। ऐसे फोर्थ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में वो फंक्शन दे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेंगे। अब कुछ एग्जांपल हम एक्सरसाइज से लेंगे कि एक्सरसाइज 5.2 जो है, इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये एक्स नहीं है, तो ये इसका फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम जानते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एफ इज इक्वल टू, पहले साइन के हिसाब से होगा तो कॉस एफ बनेगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ हमें करना होगा। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ वाई मान लीजिए, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, उस तरफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, इधर डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा, तो उधर तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। इस साइड देखेंगे तो पहले साइन के हिसाब से, साइन का बनता है कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 हम लोग करेंगे। तो ये बना कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन रूल के कारण। इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब इसको अंदर हम देखा एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x, पावर 2 - 1 प्लस कॉन्स्टेंट 5 था, 5 का 0 हो गया, तो ये बना कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, दैट इज 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। इसी तरह एक फोर्थ क्वेश्चन है सेक टेन रूट एक्स, इसमें तीन फंक्शन आ रहे हैं, सेक के अंदर टेन के अंदर अंडर रूट एक्स और उसके अंदर एक्स, तो इसमें हमें एक एक करके इसमें चलना होगा। y मान लीजिए इसको, लेट y इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इस साइड, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स। तो अब हम एक एक करके चलेंगे, सेक के हिसाब से चलेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का क्या होता था, सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक और एक्स की जगह टेन रूट एक्स आएगा, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, ये सेक के कारण होगा। अब डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, टेन रूट एक्स का, क्योंकि ये अंदर है, तो ये बनेगा, ये तो पहले वाले एज इट इज कॉपी कर लेंगे, सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। अब इसमें इसका बनेगा टेन रूट एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर, अब वो अंदर फंक्शन एक्स नहीं है, रूट एक्स है, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स बना। अब इस रूट एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, ये चेन बनी है आगे आगे, पहले सेक के हिसाब से, फिर टेन के हिसाब से, फिर रूट एक्स के हिसाब से, ये बना सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू हाफ, अब पावर के हिसाब से देख लेंगे, हाफ एक्स पावर हाफ -1, तो हमारे पास वैल्यू बनी सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, तो ये आ जाएगा सब 1/2 रूट एक्स आ जाएगा नीचे, ऊपर सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बन जाएगा, ये चेन रूल के हिसाब से हो रहा है। इसी तरह एक एग्जांपल और दिया मैंने, 6 क्वेश्चन इसका, कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। अब देखिए इसमें कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, पहले तो देखेंगे हम ये दो फंक्शन हैं और वो मल्टीप्लाई में हैं, तो पहले मल्टीप्लाई रूल लगेगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, इसको y कंसीडर करने के बाद डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इधर बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर होगा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल कॉस एक्स क्यूब। अब इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए, पहले तो इस पर पावर रूल लगाई, क्योंकि साइन स्क्वायर है, तो 2 साइन पावर 2 - 1, पहला ये बना एक्स क्यूब, 2 साइन 2 पावर 2 - 1 एक्स क्यूब, फिर डिफ्रेंशिएशन किसका लेंगे, एक्स क्यूब का, तो ये बना, लेकिन इसमें फिर साइन का भी लेना पड़ेगा हमें, तो इसमें कॉस आएगा एक और, इसमें भी मिसप्रिंट लग रहा है, कॉस एक्स क्यूब 2 साइन 2 - 1 एक्स क्यूब, ये तो हमने ले लिया साइन पावर के हिसाब से, और साइन एक्स क्यूब का भी लेना था, तो साइन एक्स क्यूब का बनेगा कॉस एक्स क्यूब, और कॉस एक्स क्यूब के साथ तब हम डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3 करेंगे, प्लस इधर के साइड साइन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो साइन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ठीक है, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, कॉस के हिसाब से माइनस साइन बनता है, तो माइनस साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। इसके पहले पार्ट में थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें आएगा कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब, और तब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आना है इसमें, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का 3x पावर 3 - 1 बन जाता है, तो ये बना कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x पावर 3 - 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू 3x पावर 3 - 1, ये पीछे।
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास आएगा 6 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन क्यूब साइन क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स क्यूब सॉरी साइन क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3 एक्स क्यूब का बना एक्स स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर, तो उसका बना एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से डी अपॉन डी एक्स बना 6 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब, इसके साथ का कॉस एक्स क्यूब इसमें मिसप्रिंट है, माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स क्यूब, इसका आंसर हुआ। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 चेन रूल का, 2 अंडर रूट कॉट एक्स क्यू स्क्वायर है, तो इसमें 2 है कांस्टेंट, 2 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट, पहले अंडर रूट है तो पावर है, पावर के हिसाब से होगा पहले, फिर कॉट के हिसाब से होगा, फिर एक्स स्क्वायर के हिसाब से, इस तरह चेन बनेगी। तो डी अपॉन डी एक्स 2 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो कॉट का बना 2 बाहर रहेगा, और कॉट का बना कॉट अंडर रूट के हिसाब से कॉट हाफ माइनस 1 एक्स स्क्वायर। इसमें हम देखेंगे हाफ भी बाहर रहा होगा, तो हाफ जो है हाफ और 2 कैंसिल हो चुके हैं, बाहर का 2, तो हाफ और 2 कैंसिल होने कॉट हाफ माइनस 1 एक्स स्क्वायर बचा। और कॉट का करेंगे, कॉट का क्या आएगा माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बना माइनस कॉट माइनस हाफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो इस तरीके से जब इनको कंबाइंड करेंगे तो ये माइनस 2x कॉट माइनस हाफ एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स स्क्वायर ये बनता है। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहा गया है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस where x lying between 0 to 3 is not differentiable at x equal to -1 x equal to 1 and x equal to 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू ये लिया 0 और 3 के बीच लाई करेगा, इनकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। एक्स 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनेगा, तो इसमें लिमिट एच टेंड टू 0 एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच होता है। यहाँ पे c जो है 1 होगा, तो 1 से लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखिए 1 माइनस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये 1 से लेस है, और 1 से लेस का जो इंटीजर 1 से लेस हो जाएगा, चाहे h कितना भी छोटा हो, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 होगी। एंड 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 हुई, तो ये बना हुआ लिमिट एच टेंड टू 0 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0 1 अपॉन एच हुआ, जो नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट है इसकी वैल्यू। और राइट हैंड डेरिवेटिव भी लिखेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच होगा, तो लिमिट एच टेंड टू 0 1 प्लस एच माइनस एफ 1 greatest upon h. This will be limit h tend to 0 greater than to 1 plus h minus 1 upon h, that is equal to limit h tend to 0 और 1 प्लस एच 1 से मोर हो जाएगी वैल्यू, चाहे एच कितना भी छोटा हो, 1 से मोर होने पर इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 हुई, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 की 1 हुई, तो 1 माइनस 1 हो गया अपॉन एच। The limit h tend to 0, 1 minus 1 is 0, 0 upon h, that is 0. Here left hand derivative and right hand derivative both are not equal, so we can say that it is not differentiable at x equal to 1. आप इसी तरह x equal to 2 पर भी इसको नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव कर सकते हैं, इसको आप अपने आप ट्राई करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज है 5.2 में, उसके 2, 3, 5, 8, 9 ये क्वेश्चंस आप करेंगे। इसके साथ साथ इस थोड़ी देर में आपको एक टेस्ट भी दिया जाएगा,
ध्यान से पढ़िए कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को, और इन्हीं में से एक टेस्ट बनाया गया है। टेस्ट को ज़रूर दीजिए, क्योंकि वही आप के नॉलेज को बताएगा क्या आपको आता है, क्या आप सीख रहे हैं। और टेस्ट से भागना नहीं है कि जिस तरह से बहुत से बच्चे टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। टेस्ट से भागिए नहीं, टेस्ट को फेस करिए। अगर दिक्कत आती है तो पूछिए कि सर हमें ये चीज़ इसमें परेशानी है, तो हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको फेस करिए और हर बच्चा इसको अटेम्प्ट करिए। और हमारी शुभकामनाएं हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।